फास्ट लिखना है यार सबको। अभी ये ऑलरेडी, अभी इसको कुछ लिखो मत, मैं जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने ये थियरी स्टार्ट किया था ना, क्या वो आरेनियस थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब दिख रहा है? अब वीडियो बकवास हो गया रहेगा, है ना? वापस चालू करें। दिखेगा तुमको? किसने बोला? हाँ बैठ जाओ। चलो ध्यान दो, अभी आवाज नहीं, सब लोग इधर ध्यान दो। अभी लास्ट टाइम मैंने आरेनियस का थियरी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने एसिड्स और बेस का डेफिनेशन तो बता दिया। आरेनियस के हिसाब से एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस इन, हाँ, एक्वियस मीडियम में H प्लस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और बेस का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? इट प्रोड्यूसेस, क्या है ये? देखो, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इसका, HCl का एग्जांपल दिया था एसिड में, एसिटिक एसिड का एग्जांपल दिया था, फिर उसके बाद बेस में मैंने NaOH का एग्जांपल और शायद NH4OH का एग्जांपल दिया था, ठीक है। अभी आगे पॉइंट को उसको अपन कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे पहले एक पॉइंट है कि ये यहां से अभी तुमको लिखना है, आर्हेनियस के हिसाब से ना, जब भी H प्लस आयंस पानी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो अकेला नहीं रहता, मतलब फ्रीली मूव नहीं करता है, वो हमेशा वाटर के साथ कंबाइन रहता है। अभी वाटर के साथ ये कैसे कंबाइन होगा, ध्यान से सुनो। अभी एक्वियस मीडियम है, मतलब अंदर वाटर का मॉलिक्यूल है। H प्लस जो होता है ना, इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोटॉन? देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, बट जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो प्रोटॉन रहता है, सिर्फ प्रोटॉन रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके पास है लोन पेयर, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करता है। तो इस वजह से यहां पे आपको देखो अब क्या मिलेगा, एक ही लोन पेयर बचेगा इसके पास, और इस पे प्लस का चार्ज आएगा। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं H3O प्लस, जिसका नाम है हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। समझा? कहीं भी आपको H3O प्लस नजर आया ना, तो समझ जाने का उसमें H प्लस प्रेजेंट है। समझा क्या बोल रहा हूं? क्योंकि H प्लस कभी भी अकेला फ्रीली मूव नहीं करता, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है वो। क्योंकि क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, उसके पीछे का रीजन है, बिकॉज इसका साइज बहुत छोटा है हाइड्रोजन का, और उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बिकॉज एक तो चार्ज आ गया, ऊपर से साइज छोटा है, तो वो स्टेबल नहीं रहता इतना। तो स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, वाटर के साथ कंबाइन होना पड़ता है। तो वाटर अपना लोन पेयर शेयर करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन का मतलब भी है कि ये H प्लस प्रेजेंट है इसमें। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है ना, इस थियरी का कुछ लिमिटेशंस है, मैं लिमिटेशंस लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आपके बुक में नहीं दिया है, लिख लो इसको, ये सब आपको एंट्रेंस में काम आएगा। सबसे पहला लिमिटेशन इसका ये था कि ये जो थियरी है एसिड और बेस का, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वियस मीडियम। बराबर है? देखो उसने हर डेफिनेशन में ये वर्ड को स्पेसिफिकली यूज किया था। कौन सा? हाँ, मतलब कि ये सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है,
ठीक है, एक्वियस मीडियम लिखो या फिर काम करो एक्वियस सोल्यूशन लिखो, ठीक है, एप्लीकेबल ओनली इन एक्वियस सोल्यूशन। दूसरा पॉइंट इसका लिमिटेशन का ये है कि डू नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर of substances which do not contain हाइड्रोजन। देखो अभी तुमको एक चीज और एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसमें सिखा रहा हूं मैं। ऐसे बहुत सारे और भी कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता बट दे आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल है CuSO4, FeSO4, SO2, CO2, ये सब के सब एसिडिक है, लेकिन इनमें से एक के पास भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑब्वियसली ये आर्हेनियस के थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होगा, क्योंकि आर्हेनियस का बोलना था कि भाई जो एसिड होता है वो H प्लस प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है सब्सटेंस में। इनमें से एक के पास भी हाइड्रोजन नहीं है बट दे आर एसिडिक। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, इनको इनके बारे में बताऊंगा कि ये लोग एसिडिक कैसे प्रूफ हुए, ठीक है। इस थ्योरी से प्रूफ नहीं हुआ, नेक्स्ट थ्योरी से, आगे की थ्योरी से प्रूफ हुआ है। अच्छा, तीसरा ये है, तीसरा लिमिटेशन है इसका, डू नॉट एक्सप्लेन दी बेसिक नेचर of substances which do not contain OH ग्रुप। क्योंकि आर्हेनियस के हिसाब से बेस वो है जिसमें OH ग्रुप होना चाहिए, बराबर है। अब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिनमें OH ग्रुप नहीं होता बट दे आर बेसिक। उनका एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि अमोनिया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, दीज आर बेसिस, बट ये आर्हेनियस की थ्योरी से प्रूफ नहीं हुआ। सो दीज आर लिमिटेशंस, मतलब उसका थ्योरी हर एसिड और बेस पे एप्लीकेबल नहीं था, सिर्फ उन्हीं एसिड्स पे एप्लीकेबल था जिनके पास हाइड्रोजन है और वो H प्लस दे सकते हैं, और उन बेसिस पे एप्लीकेबल था जिनके पास OH है और वो OH माइनस दे सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन ये था कि इसका थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशंस पे ही एप्लीकेबल था, नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, क्लियर हो गया ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, अपने टेक्स्ट बुक में लिमिटेशंस वगैरह कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ खाली डेफिनेशन दिया हुआ। तो अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए सेकंड थ्योरी आया, तो मैं आपको सेकंड थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। एंट्रेंस में ही लगेगा वो, लिमिटेशंस वगैरह एंट्रेंस के लिए है, ठीक है। बोर्ड्स में आपको सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह आएंगे और एग्जांपल्स आएंगे और कुछ नहीं आएगा। हो गया, चेंज करूं, जल्दी लिखो जरा फास्ट। हमारा कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है? 8 10 से। तक अपन लेक्चर ले सकते हैं, 9 तक ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। आज क्या डेट है? 25। 4-5 लेक्चर में हो जाएगा ये, 4 to 5 लेक्चर्स, इतना बड़ा नहीं है। हाँ, हो गया, तो ठीक है ना, उसके पहले तक अपन ऐसे ही लेक्चर चलाएंगे एक्स्ट्रा। तो उनको नहीं बोलेंगे जाने के लिए, क्या करेंगे जाके। हो गया, ये डी बनाया कि तूने एस बनाया? टेस्ट है, हाँ। सॉल्यूशन और फर्स्ट चैप्टर तो आता है, लेकिन ऑर्गेनिक है, बिना सिखाए समझेगा भी नहीं। इसके बाद हेलोजन पढ़ाने वाला हूँ मैं, इसके बाद पढ़ाऊँ।
तो अभी इतने दिन से तो आ रही है, कभी मेरे को आके ब्रेक में पूछे कि सर मेरे को बता दो जरा लॉ। ओके साइलेंट, ओए ध्यान दो इधर। सेकेंड थियरी इज थियरी नंबर 2, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी ऑफ एसिड्स। बात मत करो, ध्यान दो इधर। देखो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी जो था, एक्चुअल में इन्होंने बहुत सारे कुछ, देखो अभी अपन ने कुछ लिमिटेशंस पढ़े, बराबर है। ऑब्वियसली हर नेक्स्ट थियरी क्यों आता है, प्रीवियस थियरी के लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए। ओके, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा ब्रॉडर था, इन्होंने अपने डेफिनेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि इनका डेफिनेशंस क्या था एसिड और बेसिस का। तो सबसे पहले एसिड का जो डेफिनेशन बताया गया, ध्यान से सुनना इधर। एसिड्स का डेफिनेशन ये है, सब्सटेंसेस दैट हैज टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। ये देखो भाई, substance, any substance that has a tendency to donate proton। प्रोटॉन मतलब H प्लस। अच्छा मुझे बताओ, आरेनियस का डेफिनेशन एसिड का और इनका सेम है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, एसिड H प्लस, लेकिन उसने वहां स्पेसिफिकली एक्वियस मीडियम बोला, इन्होंने एक्वियस मीडियम वर्ड यूज नहीं किया। मतलब इनका मानना था कि जरूरी नहीं है कि आप एक्वियस में ही डालो, इनका बोलना है कि भाई एनी सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस H प्लस प्रोटॉन डोनर वो एसिड है, चाहे वो एक्वियस मीडियम में हो या ना हो वो एसिड होगा। तो ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया कि ये ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गया। बोला भाई सही है ना, एक लिमिटेशन कम हो गया इधर, एक्वियस होना जरूरी नहीं है। अच्छा इसको अपन शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे, सुनो, ये तो मैंने ऐसा डेफिनेशन वाइज बताया, आपको खाली इतना याद रखना है कि भाई ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स आर, इतना याद रखो शॉर्टकट, प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। प्रोटॉन किसको बोलते हैं हम लोग, H प्लस को बोलते हैं, याद रखना। प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका एसिड, और एसिड का काम है प्रोटॉन देना। ओके चलो भाई नेक्स्ट डेफिनेशन, साइलेंट। बेस, तो अब आपको बेस के बारे में बताता हूं। अब यहां पे डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है आरेनियस से, क्योंकि आरेनियस ने बेस के डेफिनेशन में बताया था कि उनको बेसिस बोला जाता है जो OH ग्रुप होता है जिनमें, और जिनको पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे। इन्होंने पूरा डेफिनेशन चेंज कर दिया, इन्होंने बोला कि सब्सटेंसेस दैट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। देखो इन्होंने H प्लस को ही यूज किया बेस के भी डेफिनेशन में, OH माइनस का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाया। प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस बोला इन्होंने, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस। तो इसलिए हम इनको शॉर्टकट में लिखते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसका मतलब जो आपका बेस है, बेस जो है वो क्या करेगा भाई, प्रोटॉन लेगा। मतलब आप समझो डेफिनेशन सीधा प्रोटॉन पे ही आ गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रोटॉन पे कॉन्सेप्ट आ गया। H प्लस देने वाला एसिड है इनके हिसाब से, और जो H प्लस ले ले वो बेस है। अब यहां से ऐसे बेसिस को प्रूफ किया जा सकता है जिनमें OH ग्रुप नहीं है। मैंने कुछ बेस के बारे में यहां लिखा था, देखो ये दिख रहा है, अमोनिया,
अमोनिया एक्चुअल में बेस है, बट वो आर्हेनियस बेस नहीं है। व्हाट इज आर्हेनियस बेस? आर्हेनियस से एक्सप्लेन नहीं होता है वो, बट ब्रॉन्स्टेड लॉरी से होता है, क्योंकि अमोनिया कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। OH माइनस तो है नहीं ना उसके पास, तो आर्हेनियस। देखो, हर वो बेस जिसके पास OH माइनस नहीं है वो आर्हेनियस बेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आता है सेकेंड थियरी ना, ये वाला। तो इस थियरी के हिसाब से अमोनिया इज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, क्योंकि ये इस थियरी से एक्सप्लेन हुआ कि वो बेस है। समझा? अब मैं बताता हूं तुम्हारे को एग्जांपल के साथ, सब लोग ध्यान देना, इसमें बहुत कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट है। ये थियरी हमको बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काफी ज्यादा यूज होता है, तो इसको ध्यान से समझो। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। अभी जैसे मुझे पहले बताओ, HCl एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, और HCl एसिड होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी ऑल्सो, क्योंकि HCl H+ देता है, चाहे वो एक्वियस मीडियम में दे या ना दे, वो देगा, H+ देने वाला कंपाउंड एसिड है। अब मैं क्या करता हूं, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं मैं? अमोनिया के साथ। ध्यान से सुनना, अभी इसी में मेन कॉन्सेप्ट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस थियरी HCl प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो अमोनिया जो है, देखो अमोनिया के नाइट्रोजन पे ना लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, तो इसका मतलब ये H+ देगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा क्या? NH3 बन जाएगा NH4+, और ये H+ देने के बाद क्या बचेगा? Cl-। अब कुछ जो कॉन्सेप्ट है ना वो सिखा रहा हूं। देखो, इसको बोला गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, इसको बोला गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। क्यों? क्योंकि इसने H+ क्या किया भाई? डोनेट किया, इसने H+ एक्सेप्ट किया। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, मैंने वहां पे रिवर्सिबिलिटी का साइन डाला है। हाँ, ये समझना है अभी सबको। रिवर्सिबिलिटी का साइन इसलिए डाला क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस लेफ्ट में भी होता है और एसिड और बेस राइट में भी होता है। मतलब राइट में जो दो लोग हैं ना, उनमें से भी एक एसिड और एक बेस है। तो पता ये चला, ध्यान से सुनना अभी, कि अगर ये रिवर्सिबल गया तो H+ कौन डोनेट कर सकता है? Cl- के पास तो H+ है ही नहीं, H+ NH4+ दे सकता है। तो अगर ये अपना H+ इसको दे दे तो फिर ये एसिड हो जाएगा। तो अगर ये एसिड हुआ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये बेस होगा। समझ रहा है कि नहीं? ये एसिड क्यों है? क्योंकि इसने H+ डोनेट कर दिया और इसने H+ एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो बेटा देखो, दोनों साइड एसिड और बेस है। हाँ, अब सुनो, ये जो समझा रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये पॉइंट ऐसा है कि अभी जैसे आपके पास HCl था, तो आपको पता है कि वो H+ रिलीज करके Cl- बनाएगा। ओके, तो जब हमने इसको एसिड माना लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बोला ना इसको, इसको हमने क्या बोला? ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। तो H+ रिलीज करने के बाद जो बचा Cl-, उसको बोला जाता है उसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बोला जाता है? अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर कोई एसिड है, कोई भी एसिड, जब वो H+ रिलीज कर देता है, तो जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है H+ रिलीज करने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। क्या इसको अपन ने बेस बोला था इधर, बट वो कौन सा बेस बोला जाएगा? तो इस एसिड, सुनो अभी ध्यान से, इस एसिड और इस कॉन्जुगेट बेस को बोला जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब ऐसी मैं तुम्हारे को अमोनिया के बारे में बताता हूं, सुनो ध्यान से। अपने पास अमोनिया था, अमोनिया ने H+ एक्सेप्ट किया ना, और क्या बना वो? NH4+, है ना। मैं उसी को ब्रेक करके समझा रहा हूं। अब हमने अमोनिया को क्या माना था? बेस। कौन सा वाला बेस भाई? ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। H+ लिया। अब अगर ये बेस है तो ये एक्सेप्ट होने के बाद यहां पे जो बना,
इसको बोलेंगे उसका कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। तो ये भी हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। व्हाट इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर उसको बोलते हैं जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। कितने प्रोटॉन का? मुझे बताओ, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? इसके पास कितने? एक का डिफरेंस है। इसके पास कितना हाइड्रोजन है और इसके पास नहीं है, एक का डिफरेंस है। तो डिफर बाय वन प्रोटॉन, तो इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। इसीलिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी के थ्योरी में लेफ्ट में अगर ये एसिड है, सुनो ध्यान से, ये अगर एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है? और ये अगर बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो इन दोनों को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला गया और इन दोनों को भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला गया। इसको एसिड इसलिए बोला बिकॉज इसने प्रोटॉन लेने के बाद ये बना है, बराबर है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसको अगर वापस बैकवर्ड जाना है तो इसको H प्लस रिलीज करना पड़ेगा। मतलब जो रिलीज करता है वो तो एसिड हुआ ना, इसलिए उसका नेचर एसिडिक है। समझा कि नहीं? इतना लिखो, पहले जल्दी लिखो, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बाकी है, अभी तो जस्ट एक ही एग्जाम्पल लिया है। क्या हुआ बोलो? किसका? हाँ, तो मैंने ये दिखाया ना रिवर्स, तो उसी को मैंने यहाँ पे ब्रेक करके बताया इंडिविजुअली। कॉन्जुगेट एसिड और बेस किसको बोलते हैं वो समझाया है, ठीक है? इसके लिए मैंने लिखा है ऐसा। अभी आज तुमको ये भी पता चलेगा जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एसिटिक एसिड क्यों पार्शियली डिसोसिएट होता है और HCl क्यों 100% डिसोसिएट होता है, वो इसी थियरी में पता चलता है। मतलब HCl का H प्लस Cl माइनस बनता है ना, वो पीछे क्यों नहीं आता, वापस नहीं आता ना। स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं अपन इसको, बट जबकि एसिटिक एसिड रिवर्सिबल होता है, वीक एसिड बोलते हैं। इसी थियरी में एक्सप्लेन होता है वो। लिखो पहले, फटाफट लिखो, समझाता हूँ मैं। कौन सा? नहीं, इसके साथ इसका पेयर है, ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो इसको बोलेंगे एसिड बेस पेयर। और ये एसिड है तो ये उसका बेस है, तो ये एसिड बेस पेयर है। ऐसा है। अभी लेता हूँ ना एग्जाम्पल लेता हूँ, सब धीरे धीरे समझेगा। लिखो, एक दो एग्जाम्पल लेने के बाद ही समझेगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस उसके बाद क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। फटाफट लिखो। हाँ, वो एग्जाम्पल अभी बाकी है, लेता हूँ ना। जल्दी लिखो। हो गया लिख के? हो गया क्या? हाँ, अभी सुनो इधर, साइलेंट। अबे फोकस रहो जरा इधर पे। देखो, पहले तो हम ये लिखेंगे कि देयर आर टू एसिड बेस पेयर्स इन अबव रिएक्शन। बराबर है, दो एसिड बेस पेयर थे, करेक्ट है। कौन से मैं लिख रहा हूं? HCl Cl माइनस एंड NH3 एंड NH4 प्लस, ठीक है। These two acid base pairs are called as conjugate acid base pair. And what is conjugate acid base pair? वो भी लिख के देता हूं।
इसका मीनिंग क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब क्या? इट इज पेयर ऑफ acid and base which differs by one proton only. एक प्रोटॉन से डिफर करते हैं ऐसे पेयर, ऐसे एसिड और बेस के पेयर जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। अभी आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। इसका शॉर्टकट देखो क्या है, मैं जो बता रहा हूं उसको समझ लोगे तो इसके बाद सारे एग्जांपल समझ में आएंगे। अगर आप यहां देखो, एग्जांपल पे ध्यान दो, ये एसिड था, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस में प्रोटॉन नहीं है, एक प्रोटॉन कम है, बराबर है। कॉन्जुगेट एसिड में देखो, हाँ ये ट्रिक है। अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा ना कि कॉन्जुगेट बेस लिखो, तो जो सब्सटेंस गिवन होगा उसमें से एक प्रोटॉन निकाल देना, तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट, ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको कि कॉन्जुगेट बेस जो होता है ना, कॉन्जुगेट बेस जिसको हम बोलते हैं, जो भी होगा कॉन्जुगेट बेस, इसमें हमेशा एक प्रोटॉन लेस होगा, एक प्रोटॉन कम रहेगा। और दूसरा यह है कि जो भी कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा उसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा, जिसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा मतलब, अभी मान लो ये आपका एसिड है, कोई एसिड है, ए इज योर एसिड, ठीक है। अब उसको जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, एसिड बेस के रिएक्शन में, उसके पास एक प्रोटॉन बढ़ गया, पहले ए था, उसमें एक और एच ऐड हो गया, तो फिर एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया, मतलब जो बना वो कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। और ऑब्वियसली कॉन्जुगेट एसिड बना कैसे? प्रोटॉन लेने के बाद। अरे H प्लस बढ़ेगा कैसे? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, जब कोई प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन लेने के बाद प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा ना, तो जो प्रोटॉन ले रहा है उसको तो हम बेस बोलते हैं इधर। तो बेस प्रोटॉन लिया, बेस ने प्रोटॉन लिया और एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया अब उसके पास, तो जो बना वो कॉन्जुगेट एसिड हो गया। और एसिड क्या है? प्रोटॉन दे देता है, प्रोटॉन देने के बाद जो बना उसके बाद एक प्रोटॉन कम रहेगा, वो कॉन्जुगेट बेस माना जाएगा। पहले तो क्लियर हो जाओ कि भाई जो डोनेट कर रहा है वो एसिड है, डोनेट करने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, लेकिन उसके बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद ही तो प्रोटॉन बढ़ेगा और लूज करने के बाद प्रोटॉन कम हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको अभी याद रखोगे ना तो अभी जितने भी एग्जांपल्स आएंगे उसका आंसर दे सकते हो। ये वाला कॉन्जुगेट एसिड में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है, कॉन्जुगेट बेस में एक प्रोटॉन हमेशा कम होता है, ठीक है। चलो हो गया। डन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अब चेंज करूं? अगर एक से ज्यादा प्रोटॉन का डिफरेंस आया तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, समझा? नॉट मोर देन वन डिफरेंस, मतलब मान लो एक सब्सटेंस एसिड है, उसके पास 2 हाइड्रोजन थे और उसके बाद आपने उसके दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए और फिर कुछ बचा, तो वो एसिड बेस पेयर नहीं है। ये 2 प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं हो सकता, एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल पे अभी आप तुम लोग खुद से मुझे आंसर देना।
पहले मुझे ये बताओ, हाँ HS माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन एसिड है और कौन बेस है, इस पे फोकस करना है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किसका राइट में जाके क्या बना। अगर आप देखो तो HF बन गया F माइनस, मतलब प्रोटॉन तो इसी ने डोनेट किया है, मतलब ये हो गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, क्योंकि इसने H प्लस डोनेट किया है, बराबर है। अगर ये एसिड है तो ये उसका, समझ रहा है, कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये तो एसिड बेस पेयर मिल गया, एक एसिड बेस पेयर मिल गया। अब क्योंकि इसने H प्लस दिया तो इसने लिया H प्लस, तभी ये क्या बना, तो इसको अपन पहले तो क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया, H प्लस एक्सेप्टर है ये। तो इसके बाद एक प्रोटॉन बढ़ गया तो कॉन्जुगेट एसिड। तो बेटा पेयर किनका बन रहा है, देखो पेयर बन रहा है इसका, इसके साथ पेयर बनेगा ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देख लो, एक प्रोटॉन है इसके पास कितना है, मैंने क्या बोला था, कॉन्जुगेट एसिड में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है, बराबर है। और दूसरा पेयर किनका बनेगा, इनका, बराबर। ये एसिड है, ये बेस है, कॉन्जुगेट बेस में प्रोटॉन कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। चलो अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत यूनिक एग्जांपल है वाटर का, सुनो अभी ध्यान से। अगर मैंने HCl और वाटर का रिएक्शन करवाया, ध्यान से सुनना इधर, तो अब बात यह है कि हाइड्रोजन इसके पास भी है, हाइड्रोजन इसके पास भी है, बट अब यह देखना है प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी, टेंडेंसी ज्यादा किसकी है। वाटर तो न्यूट्रल है, देखो HCl एक्चुअल में एसिड है, वाटर इज नॉट एसिडिक, वाटर इज न्यूट्रल। तो अब बात यह है कि ये H प्लस रिलीज तो करेगा पक्का। तो अब है ना, वाटर बेस तो है नहीं, बट वो बेस जैसा बिहेव करेगा, समझ रहे क्या, बिहेवियर, बिहेवियर मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। तो ये प्रोटॉन अगर दे रहा है तो ये हो गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ये एक्सेप्ट करेगा तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। अब मुझे बताओ एक्सेप्ट करने के बाद इसका क्या बनेगा, H3O प्लस, यस, ये बेस है, तो H प्लस लेने के बाद ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, और इसने अपना H प्लस इसको दे दिया तो ये एसिड है, तो बचा क्या, Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस। अब ध्यान से सुनो, वापस से चेक करो क्या एक प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है क्या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, आ रहा है एक प्रोटॉन का डिफरेंस, इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास नहीं है, इधर देखो आ रहा है, दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझ में आए। अब इसी वाटर को मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, ध्यान देना, अमोनिया के साथ। अब सुनो, सॉरी मैंने क्या किया, HCl क्यों लिखा है, गलत लिख दिया, सॉरी, वाटर है वाटर, अमोनिया प्लस वाटर। इस बार वाटर विल बिहेव लाइक एन एसिड, बिकॉज अमोनिया प्रोटॉन देता नहीं है, अमोनिया तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब वाटर एसिड नहीं है लेकिन इट इज बिहेविंग लाइक एन एसिड। तो अगर ये एसिड जैसा बिहेव कर रहा है तो फिर ये एक्सेप्ट करेगा, ये बेस हो जाएगा, बराबर है। अब आगे बनेगा क्या, ध्यान से समझो, ये H प्लस देने के बाद यहां पे NH4 प्लस बनेगा, अगर ये बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, करेक्ट है। और इसने अपना H प्लस दे दिया तो बचा क्या,
OH माइनस। तो अगर ये एसिड है तो जो यहां बना यह उसका कॉन्जुगेट बेस है। समझा? अच्छा, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, बहुत यूनिक एग्जाम्पल है ये, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों एग्जाम्पल में वाटर का बिहेवियर देखो। ऐसे नेचर को बोलते हैं एम्फोटेरिक कैरेक्टर। व्हाट इज एम्फोटेरिक कैरेक्टर? वाटर कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। बिहेव, क्योंकि अब वो एसिड के साथ प्रेजेंट है तो उसकी टेंडेंसी तो उतनी अच्छी नहीं है कि वो H प्लस दे सके, क्योंकि एसिड के साथ प्रेजेंट है। तो एसिड ही H प्लस देगा, तो फिर वाटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बेस जैसा बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन जब वो बेस के साथ प्रेजेंट होगा तो उसको एसिड जैसा बिहेव करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक कैरेक्टर ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको? एम्फोटेरिक कैरेक्टर ऑफ वाटर। याद रखना, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। मतलब एम्फोटेरिक का मतलब वाटर कैन बिहेव as an acid as well as base। तो एसिड के साथ होगा तो बेस जैसा बिहेव करेगा, और बेस के साथ होगा तो एसिड जैसा बिहेव करेगा। सो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है वाटर। ठीक है, डुअल कैरेक्टर दिखाता है, दोगलापन। हो गया? लिखा सबने? अच्छा, अभी एक दो पॉइंट बचा है इसका, फिर ये थियरी हो गया। चेंज करूं? चलो जल्दी लिखो। कभी ये मत समझ लो कि भाई वाटर एसिडिक या बेसिक है। वाटर न्यूट्रल होता है। हाँ जी, फिर? अच्छा, वाटर एसिडिक या बेसिक नहीं होता, उसका पीएच हमेशा 7 होता है। यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है, क्योंकि जो सब्सटेंस के साथ वो मिक्स हो रहा है वो लोग एक्चुअल एसिड या बेस है, ये नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। बट उनके बिहेवियर पे इसका बिहेवियर डिपेंड करेगा। साथ में एसिड होगा तो ये बेस जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ओके, आवाज नहीं। देखो अभी ये पॉइंट जो है ये ऑर्गेनिक में काम आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए बता रहा हूं। अभी इसको नोट में ही लिख लेंगे क्योंकि इसको पढ़ना है अपने को आगे भी। पहला पॉइंट ये है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, ध्यान से सुनो, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उनसे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो हमेशा वीकर होते हैं, और जितने भी वीक एसिड्स होते हैं इनके कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसको आज ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होता है और वीक एसिड नहीं होता। उसका रीजन कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस सुनो, अभी मैं दो एसिड ले रहा हूं, पहला मैं HCl ले रहा हूं, तो HCl क्या देता है भाई? H प्लस एंड, तो ये हमारा एसिड हुआ ना, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या वीक एसिड है HCl? हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम लोग इसलिए बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस है ना वीक है, मतलब वीकर बेस है। वीकर बेस मतलब बेस का डेफिनेशन क्या है इन दिस थियरी? बेसेस आर एक्सेप्टर, बराबर है। वीकर होने का मतलब इसकी H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी
बहुत वीक है, इसलिए बैकवर्ड नहीं जाता। नहीं तो ये क्या करता, ये वापस ये H प्लस लेता और फिर बैकवर्ड जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज का कॉन्जुगेट बेस वीकर बेस है, इसको इसी फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद है, मतलब स्टेबल है। अरे समझ रहा है? Cl माइनस जो है ना, वो Cl माइनस के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। अब वो इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है तो पीछे क्यों जाएगा? लॉजिक समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं? तो क्यों आ रहा है ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उन पे नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल रहते हो। समझा? मतलब HCl को है ना, HCl के फॉर्म में रहने से ज्यादा बेटर H प्लस और Cl माइनस में रहना ज्यादा उसके लिए बेटर है। तो ऑब्वियसली रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, बैकवर्ड क्यों आएगा? क्योंकि वो मोर स्टेबल स्टेट में जा रहे हैं। लॉजिक समझा? ओके। H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी नहीं है, ठीक है? या फिर आप लिखो ऐसे, लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। अरे समझ रहा है? समझा कि नहीं समझा? मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस वीकर होने का मतलब क्या मालूम है? इसका कॉन्जुगेट बेस जो है ना बेटा, खुश है, वो स्टेबल है, वो उसको जरूरत नहीं है वापस प्रोटॉन लेके बैकवर्ड जाने की। ठीक है? अब इसके बाद एसिटिक एसिड लेता हूं मैं। एसिटिक एसिड में रिवर्सिबल एरो होता है। हाँ, अब सुनो, इधर ये एसिड है ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? ये वाला, ये कॉन्जुगेट बेस है। एसिटेट आयन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन, एसिटेट आयन बोलते हैं। ठीक है? अब ध्यान देना इधर। अब ये जो एसिड है आपका, ये वीक है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। क्यों होता है भाई पार्शियली डिसोसिएट? सुनो, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर है। मतलब क्या? इट हैज अ लॉट ऑफ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वापस बैकवर्ड जाता है। इसलिए ना इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता है। अरे पार्शियली डिसोसिएट होने का मतलब क्या है? आयंस कम बन रहे हैं, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? इसी की वजह से। अरे समझ रहा है? CH3CO माइनस, तो CH3CO माइनस जो है ना, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो बेसिकली ये बेस स्ट्रॉन्गर होने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर होने का मतलब इसकी टेंडेंसी जो है ना प्रोटॉन की एक्सेप्ट करने की, वो ज्यादा है। इट हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब सोचो, मोर टेंडेंसी क्यों है? इसका मतलब यह है कि ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल नहीं है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी तुमको अगर याद होगा, अभी जितने लोग थोड़ा 11th में थे उनको पूछ रहा हूं। मैंने तुम्हारे को जब बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाया था, उसमें मैंने तुमको लास्ट में बहुत सारी स्टेबिलिटीज पढ़ाई थी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मैटर करती है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा। तो आप जब देख रहे हो कि आपका रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो कौन से फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इट इज मोर स्टेबल। अगर वो आयोनाइज हो रहा है तो वो लेस स्टेबल हो रहा है, इसलिए वो वहां पे रहता नहीं है। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है? लेफ्ट में। तो ये राइट से लेफ्ट में शिफ्ट होगा। इसलिए आपको ना वीक एसिड्स और वीक बेसिस में अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेंगे और आयंस कम मिलेंगे, तभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। समझा? और यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा और ये बैकवर्ड कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बना है ना, वो स्टेबल है। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिसाइड होता है। अगर आपका कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है तो वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो पीछे आएगा। और अगर आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो फिर वो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है? अभी फिलहाल इतना याद रख लो, इसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट वो ऑर्गेनिक में सिखा दूंगा। अभी खाली मैंने तुमको थोड़ा सा उसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि कैसे समझ में आया कि ये 100% डिसोसिएट होगा और ये नहीं होगा। ये सब कुछ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि लेस स्टेबल साइड कोई नहीं रहना चाहता, सबको मोर स्टेबल साइड जाना है। तो यहाँ पे मोर स्टेबल साइड किधर है? राइट साइड। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ पे मोर स्टेबल ये है। ठीक है?
इसलिए यहाँ पे H प्लस तो मिलेंगे बट बहुत कम मिलेंगे, इसलिए इसकी एसिडिटी कम है, वीकर एसिड बोलते हैं। इधर H प्लस बहुत ज्यादा होंगे। समझ गया? चलो भाई, अभी मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन करेंगे अभी, रुको, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब जिसने ये क्वेश्चन कर लिया मतलब उसको कॉन्सेप्ट समझ गया, ठीक है? इजी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी दी conjugate base for the following Bronsted acids? ओके, 3 एसिड दे रहा हूं मैं तुम्हारे को। पहला है HF, दूसरा है H2SO4 एंड तीसरा है HCO3-। क्या करना है सिर्फ तुम्हारे को, ये सब एसिड्स है, लिख दिया उधर पे ना। आपने क्वेश्चन पूछा है इनका कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो कॉन्जुगेट बेस बताना है। अगर ये लोग एसिड है तो इनका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, प्रोटॉन देने के बाद या एक्सेप्ट करने के बाद? एसिड है ना ये लोग, तो प्रोटॉन देंगे, बस एक एक प्रोटॉन निकालो सबका, जो बचेगा उनका कॉन्जुगेट बेस है। जल्दी लिखो फटाफट, कोई थियरी नहीं है ये। 3 एसिड आपको दे दिए, आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है बस। और उधर नीचे लिख देना कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। गुड, हो गया? करना बेटा यार, इतना सिंपल है। एसिड H प्लस रिलीज करता है, जो बचा वो उसका कॉन्जुगेट बेस है। क्या आएगा फर्स्ट वाले का, बोलो? इसको आयनाइज कर दो ना। हाँ, आयनाइज करके क्या मिलेगा, H प्लस एंड, तो ये आपका एसिड है, वो तो लिखा ही था क्वेश्चन में, फॉलोइंग एसिड्स, मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, F माइनस। उसके बाद सेकंड कौन सा है, H2SO4, एक H प्लस निकाल दो इसका, क्या बचा, HSO4 माइनस। तो अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तीसरे में क्या है, HCO3 माइनस, H प्लस निकाल दो, क्या बचेगा, CO3, 2 माइनस हो जाएगा, ये यही इसका कॉन्जुगेट बेस है। इतना इजी था। चलो अभी एक और क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूं। राइट दी conjugate acids for the following Bronsted bases। ठीक है, अमोनिया, NH2 माइनस, HCOO माइनस। इस बार क्वेश्चन उल्टा है, इस बार कॉन्जुगेट एसिड लिखना है और बेसिस दिया हुआ है, तो बेसिस का काम क्या होता है, एक्सेप्ट करना, तो बस एक H प्लस ऐड कर दो, सब में जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड है। चार्जेस बैलेंस होनी चाहिए, तो जब यहां से एक H प्लस निकल जाएगा तो वहां पे एक माइनस का चार्ज बढ़ेगा। क्या, एक पहले से ही था ना, एक CO3 माइनस था ना उधर, तो अभी एक H प्लस निकल गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए उधर और एक माइनस आएगा, इसके लिए।
H2CO2 कैसे लिखा है? H लिख, HCOOH। हाँ, H2CO2 नहीं लिखने का, फॉर्मिक एसिड बनेगा। हाँ, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर एसिड बनाने का। H2CO2 कौन सा एसिड होता है? हाँ, चलो आ जाना चाहिए था अब तक। तो पहला वाला जो है वो NH3 है, बेस है ये, इसमें H प्लस ऐड करो, क्या बनेगा? NH4 प्लस। तो अगर ये आपका बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया। सेकेंड वाला कौन सा है? NH2 माइनस है, इसमें H प्लस ऐड कर दो, बन जाएगा NH3। तो ये आपका बेस है और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। तीसरा वाला क्या है? HCOO माइनस, H प्लस ऐड कर दो, बनेगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड। तो अगर ये बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। आ गया? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इस बार मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है कि आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों बताना है, ठीक है? ठीक है, क्या करो, यहां पे ऐसे लिख दो चारों को, और उसके बाद यहां पे लिख दो कॉन्जुगेट एसिड उसका, और यहां पे लिख दो कॉन्जुगेट बेस। क्या करना है तुमको, अभी इतनी बार रिपीट कर चुका हूं। कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एक प्रोटॉन में क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक प्रोटॉन में क्या होगा, वो शॉर्टकट बता दिया था। शॉर्टकट जो लिखा के दिया है ना, बस उस पर जरा फोकस करो। क्या नहीं नहीं, क्यों लिखना है रिएक्शन? भाई डायरेक्ट स्पीशीज बनाओ इधर। एसिड भी आएगा, बेस भी आएगा। H2O, H2 क्यों आएगा? समझे नहीं, तेरा क्वेश्चन ही नहीं समझा, गलत लिख रही है। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है पहले मेरे को बता। हाँ, तो प्रोटॉन इसमें ऐड करेगी ना बेटा तू, क्या बनेगा? H3O प्लस बनेगा। H प्लस कहाँ से आएगा? H2O में ऐड करेगी ना H प्लस। क्या? H3O प्लस प्लस आएगा। बराबर है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं उसको।
कैसे होएगा भाई? जब तो H प्लस दे दिया तो इसका माइनस हुआ, H प्लस बैलेंस हो गया, इधर प्लस कैसे आएगा? हम्म तूने इधर ऐड किया, ये 3 किधर गया? इसमें चार्ज नहीं आएगा। नहीं आएगा, वो बैलेंस हो गया ना, प्लस ऐड करने का तो बैलेंस हो गया। हाँ एक मिनट, एक मिनट। सही है। अरे लिख तो सही, इसमें एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेट एसिड कौन सा कॉन्जुगेट बेस है? हाँ नहीं, बट तेरे को लिखना इधर तो लिख दे, CaCb, हाँ ऐसा लिख तो। सही है, ठीक है। देखो एकदम सिंपल सा तुमको ट्रिक बताया। ये वाटर है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो प्रोटॉन ऐड कर दो। कॉन्जुगेट एसिड में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है। इसमें अगर मैंने H प्लस ऐड कर दिया तो ये क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। और अगर इसी का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक प्रोटॉन निकाल दो। एक प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बचेगा? यही करना था। HCO3 माइनस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, प्रोटॉन ऐड कर दो। अब यहां पे चार्ज नहीं आएगा, सुनो, ये माइनस था, आपने H प्लस ऐड कर दिया, प्लस माइनस बैलेंस हो गया ना, चार्ज नहीं आएगा इधर। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, H2CO3। और अगर यहां से प्रोटॉन निकाल दूंगा तो यहां क्या बचेगा? CO3 2 माइनस आएगा, एक माइनस पहले से था ना, H प्लस गया तो माइनस आ जाएगा। इसके अंदर एक और H प्लस ऐड कर दो, H2SO4 बन जाएगा ये। एक H प्लस निकाल दो, SO4 2 माइनस। इसमें एक H प्लस ऐड कर दो और एक H प्लस निकाल दो। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई सब्सटेंस दे दिया, एमसीक्यू में आता है ये, एमसीक्यू में आता है कि आपको कोई सब्सटेंस दे दिया और बोला इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस बता दो, कॉन्जुगेट एसिड भी बताओ, कॉन्जुगेट बेस भी बताओ। तो मतलब वाटर का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? हाइड्रोनियम आयन। और उसी वाटर का कॉन्जुगेट बेस OH माइनस है। तो एक स्पीशीज का एसिड भी आता है कॉन्जुगेट, और एक कॉन्जुगेट बेस भी आता है। प्रोटॉन का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है इन दोनों में, क्या इन दोनों में भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस है? हाँ, तो एक एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अभी इस थियरी का एडवांटेज लिखते हैं। अभी इस थियरी को हमने पढ़ा ना, तो इसका एडवांटेज लिखेंगे, फिर इसका लिमिटेशंस क्या है वो भी लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, चलो इसके पॉइंट मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट है, इट एक्सप्लेन्स एसिडिक एंड, अरे चुपचाप लिखो, बेसिक बिहेवियर इन नॉन एक्वियस मीडियम ऑल्सो। पहला पॉइंट तो यही है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि इन्होंने नॉन एक्वियस मीडियम में भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया। ओके,
देखो अभी हमने बहुत सारे रिएक्शन में NH4+ को एसिड लिखा है कि नहीं, H3O+ को भी एसिड लिखा है, तो आर्हेनियस की थ्योरी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने बहुत सारे सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के फॉर्म में, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, उसके फॉर्म में बताया। ये लिखा मैंने, इट इंक्लूड्स मेनी मोर सब्सटेंसेस एसिड्स एंड बेसेस। अमोनिया क्या आर्हेनियस बेस है? नहीं, अमोनिया इज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। और वाटर को भी बेस प्रूफ किया गया इस थ्योरी से। अरे किया ना, एम्फोटेरिक नेचर में, क्योंकि एसिड के साथ उसको मिक्स किया गया तो पता चला वाटर तो प्रोटॉन लेता है। तो वाटर इसके पहले कभी बेस किसी ने नहीं बोला था, इस थ्योरी में बोला कि वाटर कैन बिहेव लाइक अ बेस। समझा कि नहीं? और NH4+ कैन बिहेव लाइक एसिड क्योंकि वो प्रोटॉन दे सकता है। वैसे ही H3O+ भी एसिड होता है क्योंकि वो प्रोटॉन दे सकता है। समझा? बाजू में लिमिटेशन लिखता हूं मैं, इसका भी लिमिटेशन है। ये सब एंट्रेंस में आएगा ना तो तुमको यूज होगा ये। पहला पॉइंट ये है, this theory emphasized the presence of hydrogen in acids like Arrhenius theory। जल्दी जल्दी लिखो। देखो लिमिटेशन में पहला पॉइंट तो यही है कि इन्होंने भी आर्हेनियस के जैसे एसिड्स में हाइड्रोजन का होना उसको कंसीडर किया कि एसिड में हाइड्रोजन होना चाहिए। उस वजह से क्या हुआ, देखो ये लिमिटेशन मैंने तुमको अभी आर्हेनियस में भी लिखवाया था कि देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर एसिडिक। तो वो तो ये लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि इनका और आर्हेनियस का एसिड का डेफिनेशन सेम है, हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो ये इनकी एसिडिटी एक्सप्लेन नहीं हुई। दूसरा ये था कि इन्होंने बेसिस को क्या बोला, प्रोटॉन एक्सेप्टर बोला, बराबर है कि नहीं? बट देयर आर सम बेसेस व्हिच डू नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड्स ये सब बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट दे नेवर एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये कभी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया ना, क्योंकि बेसेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर बोला बट ये लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते प्रोटॉन, बट स्टिल दे आर बेसेस, इनको बेस ही बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बेसेस बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में मेरे को बहुत आवाज आता है, अभी मेरे को नाम मत बोलने लगाओ किसी का भी, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, तो मेरा ध्यान दो इधर पे। एक तो मार्क्स तुम्हारे आ रहे फोन नंबर जैसे सिंगल डिजिट में, कुछ दिनों बाद वो भी गायब हो जाएगा, 0 आएगा। आधी चीजें अगर क्लास में समझ गई ना तो टेस्ट में कम से कम 50% तो ऐसे ही लिख सकता है कोई भी, बट अगर क्लास में ध्यान नहीं है तो फिर तो घर पे जाके रट्टा मारो, कुछ भी करो।
कुछ नहीं आने वाला। क्या पता कौन सी बातें चालू रहती है, हाँ, इतनी पर्सनल कि तुमको बात करना बहुत जरूरी हो जाता है 2 घंटे में। बट ये नहीं कि यार कुछ उधर क्या चल रहा है वो तो सीखे, क्योंकि मोटिव जो है ना मेन आने का, वो सीखना नहीं है, वो है सिर्फ सीट गर्म करना है जाके उधर बेंच पे बैठ के, बेंच को भी तकलीफ देने का है। हाँ, और क्या। ये नहीं है कि भाई हम आज जाएंगे तो 2 घंटे में कुछ तो सीखेंगे, इवन 1% सीखेंगे, 1%। खाली खुसुर फुसुर चलते रहता है बीच बीच में। हो गया, ये लिखा सबने। अभी तीसरा थियरी आ रहा है जो इन थियरी, दोनों थियरी से टोटली डिफरेंट था। नहीं, बेटर तो एक्चुअली हर थियरी से अपने जगह पे सही है, बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे था, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इनका। इनके थियरी में ना हाइड्रोजन की बात हो रही है ना प्रोटॉन की बात हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, टोटली अलग थियरी चलता है। ठीक है, चेंज करूं? हो गया। आज एग्जाम है ना, आज बिरल ऑफ के एग्जाम देना। सॉरी, मैंने मैंने ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पर ये किया, बट नहीं में से ही ऑनलाइन ट्रिक्स बता रहे हैं। अरे देव भैया बताते हैं लोग तो बता दे, देव भैया आई नहीं रहा। उसका एग्जाम है। क्या कर रहे हैं क्लास से कुछ सिखा रहे थे, साथ में छुट्टा लगा देखो भाई, इनका थियरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज होता है, काफी जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुइस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस आता है। इनके कॉन्सेप्ट में एसिड का जो डेफिनेशन है वो है हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इन्होंने बोला एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। देखो भाई, पूरा थियरी चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन पे आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और बेसिस को इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब ध्यान देना, मैं इसके अंदर का बेसिक समझाता हूं। हमने 11th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, वो इनसे ही रिलेटेड था, वो इनसे ही रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इधर पे, जैसा ये लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत किसको पड़ती है? जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। डेफिशिएंसी मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, all electron deficient species are what? Lewis acids, लुइस एसिड्स बोलते हैं इनको। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, डोनेट कौन करेगा? ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। यस, एंड जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसलिए 11th स्टैंडर्ड की बुक में क्लियरली लिखा है इलेक्ट्रोफाइल्स आर आल्सो कॉल्ड एज लुइस एसिड्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड एज लुइस बेस। ये यहां से आया है, समझा? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये तुम सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड है, ये वो लोग होते हैं जो लोग सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं।
यहां पे या तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल पे, या फिर इनका जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है। क्या होता है? इनकंप्लीट ऑक्टेट। तब उसको लुईस इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड बोलते हैं। ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, याद रखना, ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड्स। हर एक इलेक्ट्रोफाइल को लुईस एसिड बोला गया है। और वैसे ही जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, सबसे पहले तो वो सब लोग इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। और इनको हम या तो नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इनका जो सेंट्रल एटम होता है, यस, इट हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर होना चाहिए उसके ऊपर। तो अगर मैं तुमको एक चीज बताऊं, तो अमोनिया लुईस बेस भी है, क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन पे, तो अमोनिया इज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस एंड इट इज ऑल्सो लुईस बेस, बट इट इज नॉट आर्हेनियस बेस, क्योंकि OH ग्रुप नहीं है। तो अमोनिया बेस है, कितनी थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ? 2 थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहा है कि अमोनिया बेस है। समझा? वाटर भी बेस है फिर तो, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, तो वो तो यहां से भी प्रूफ हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के थ्योरी से ही प्रूफ हो रहा है। ठीक है? और याद रखो, जैसे मैंने यहां लिखा है ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड, वैसे ही ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक में ये यूज होने वाला है, लुईस बेस। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब बताया था ना, इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हो गया इतना लिख के? अभी एग्जाम्पल देने वाला हूं। नेगेटिव चार्ज जिस पे भी रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। मैंने पहले भी 11th में बोला है, पॉजिटिव चार्ज गरीबी की निशानी होती है, मतलब कि उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंसी है। नेगेटिव चार्ज है तो वो रिच इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। क्या हुआ? फैन बंद करो, ठंडी लग रही है आपको? यहाँ तक भी तो हवा है थोड़ी। हाँ तो 20 पे कर दिया मैंने उसको। अब तक तो तू नॉर्मल थी, तेरे को हुआ क्या? ओके, चलो ध्यान दो इधर, एग्जाम्पल पे ध्यान दो। ओए शुभम, इधर ध्यान दो। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हारे को लुईस एसिड बताता हूं। लुईस एसिड या तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर जैसा उन्होंने बोला सेंट्रल एटम जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखो, पॉजिटिव चार्ज तो देख के कोई भी बता देगा, मतलब कोई भी कैटायन आपने देख लिया, कोई भी कैटायन, तो आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज पे प्लस का चार्ज है। प्रॉब्लम कहां होती है? जब हमको पॉजिटिव चार्ज दिखता नहीं है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बिहेव कर रहा है। वो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है BF3, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब देखो इधर, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज लाइक दिस,
3 F होते हैं इनके इस तरीके से। सेंट्रल एटम पे ध्यान दो, सेंट्रल एटम कौन है इधर? बोरॉन है। बोरॉन के आसपास 2 4 और ये 2 6, मतलब सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इस वजह से ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। जबकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है ना वो न्यूट्रल है। अरे न्यूट्रल है कि नहीं, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब लुईस एसिड है ये। ठीक है, लुईस बेस बताता हूं। अमोनिया, अमोनिया को लुईस बेस भी बोला गया। ओके सुनो, अभी क्यों बोला गया? बिकॉज अमोनिया पे भी कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। अरे नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है भी। लेकिन और क्या देखा हमने उसके अलावा? लोन पेयर, बराबर। अब नाइट्रोजन का, जब ये अमोनिया का स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाएंगे, यहां पे एक लोन पेयर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे? ये 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 8, बट क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर है ना। अरे यस और नो? तो ये जो आपका नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम, क्या है इसके पास? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास एक लोन पेयर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हुआ, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करने की वजह से ये क्या हो जाएगा भाई? न्यूक्लियोफाइल, मतलब लुईस बेस हो जाएगा। ये भी आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही है। और याद रखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है ना? हाँ, इधर लिख दो चाहिए तो, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इन दोनों का रिएक्शन हो सकता है, एसिड और बेस? डेफिनेटली हो सकता है। वो बेस है, वो अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, ये एक्सेप्ट करेगा। इनका रिएक्शन बताता हूं नीचे, देखो ऐसे होगा रिएक्शन। अमोनिया लिख देंगे पहले, और उसके साथ सामने लिखेंगे BF3। ओके चलो बताओ, इधर लोन पेयर है ना, तो इसका मतलब ये हो गया आपका लुईस बेस, ये हो गया लुईस एसिड। डोनेट किया इसको, इसको एक्सेप्ट करना ही है क्योंकि उसको अपना स्टेबल होना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहां पे एक नया बॉन्ड बनेगा, जिससे ना नाइट्रोजन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, बट है ना बोरॉन जो है ना वो स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, ये बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड नहीं है। यस, एरो बनाया ना मैंने, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? बेसिकली एक ऐसा बॉन्ड होता है जो 2 एटम मिलके शेयर तो कर रहे हैं, बट उसमें जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो किसी एक ही ने दिया है। अबे बोरॉन का इलेक्ट्रॉन थोड़ी उसमें, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन था क्या शेयर करने के लिए? नाइट्रोजन नहीं दिया है ना दोनों का दोनों। तो इसके लिए ना ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसको एरो से दिखाते हैं। और एरो बोरॉन की तरफ क्यों है? क्योंकि वो बोरॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज, यस कोऑर्डिनेट। मैं इधर इधर ही साइड में बताता हूं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एरो से शो करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं इसको, एरो। ठीक है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है अपने को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तब ऐसा आएगा। अच्छा, इससे क्या हो गया पता है? बोरॉन स्टेबल हो गया। अरे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बोरॉन का, 2 4 6 और 8, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट ही था पहले से। समझा कि नहीं समझा? ऐसा होता है, इसको बोलते हैं लुईस एसिड बेस का रिएक्शन। जल्दी लिखो, तीनों थ्योरी गया क्या तुम्हारे भेजे में? क्योंकि अगर जिसको थ्योरी समझ में आया उसको ही आगे का चैप्टर समझेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं पे, एसिड्स और बेसिस पे, एसिड और बेस ही आने वाला है पूरे चैप्टर में। चलो अभी इनका भी तुमको लिमिटेशन बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है।
आर्हेनियस। बेटर की बात नहीं है, एसिड और बेस को पहचाना सबसे इजी आर्हेनियस है, H प्लस और OH माइनस। एंड जो नॉर्मली हम बेसेस यूज करते हैं सब हाइड्रोक्सी वाले बेसेस होते हैं, और जो एसिड यूज करते हैं वो सब H प्लस वाले होते हैं। यूनिवर्सली इस थ्योरी को ज्यादा यूज किया जाता है, कॉमनली यूज्ड। अरे हुआ क्या, करूँ चेंज? ये लोग हमारा मारना रहता इनको किसको ठंडी लग रही है? देखो, बंद कर, तू आगे आ जाना, इधर आ जा, फैन के नीचे क्यों बैठी, इधर बैठ, उसको ठंडी लग रहा है। फैन बंद होएगा तो फिर इधर झगड़ा फसाद हो जाएगा। ओके, लिमिटेशंस लिखो, सॉरी पहले एडवांटेज लिखो भाई। ओए गधो, देखो पहला एडवांटेज इस थ्योरी का ये था कि इन्होंने ऐसे कंपाउंड्स को एसिड एक्सप्लेन किया जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है। BF3 में देयर इज नो हाइड्रोजन, वैसे ही और भी कंपाउंड है AlCl3, वो भी लुईस एसिड है लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट यही है, इट एक्सप्लेन्स द एसिडिटी ऑफ, ओए चुपचाप लिखो, नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड्स लाइक BF3, AlCl3 etc. and basicity of non-hydroxy compounds। नॉन हाइड्रोक्सी मतलब जिनमें OH ग्रुप नहीं है, लाइक अमोनिया, अमोनिया वही हो गया ना, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल कैटायंस, बोलो इन्होंने कैटायन को क्या माना रहेगा? हाँ बराबर, अबे कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल का दो, ऑल कैटायंस एज Lewis acids and all anions as Lewis base, ठीक है। तीसरा एक और पॉइंट है, वैसे ये बहुत रेयर है, लिख लो, इट डज नॉट नीड द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आरएनएस की थ्योरी में सॉल्वेंट को प्रेफरेंस दिया गया था ना, वाटर, तो इन्होंने बोला भाई सॉल्वेंट की कोई जरूरत नहीं एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये इनका एडवांटेज है। अब इसका लिमिटेशन लिखते बाजू में,
देखो पहला लिमिटेशन ये है, इन्होंने ये माना कि हर रिएक्शन जो एक एसिड और बेस के बीच में होता है अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा. एवरी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हाउएवर इट इज नॉट ट्रू एक्चुअली. ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहाँ पे लुईस एसिड और लुईस बेस का रिएक्शन होता है बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता. ठीक है, अभी अपने को जरूरत नहीं उसके एग्जाम्पल की, बट लिख लो इसको. देखो ये इसका दूसरा लिमिटेशन है. आप है ना स्ट्रेंथ नहीं पता कर सकते यहाँ पे. मतलब आपके सामने अगर दो एसिड है तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, या आपके पास अगर दो बेस है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये स्ट्रेंथ आप इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड चीजें बोली गई है ना, इसके लिए. एंड लास्ट लिमिटेशन है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए लोग. देखो प्रोटोनिक एसिड मैंने कुछ लिखा है इधर. इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक. प्रोटोनिक एसिड मतलब जो प्रोटॉन देते हैं HCl बट ये किसी भी बेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, जबकि उन्होंने माना है कि एवरी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मैंने बोला ना नॉट ट्रू. तो यहाँ पे अभी मेरे को बताओ HCl में अपन NaOH डालेंगे तो क्या बनता है, NaCl एंड वाटर. दोनों में से किसी में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ना सॉल्ट में ना पानी में. पानी में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड है ना. तो ये उसी के रिलेटेड है, ये भी एक लिमिटेशन है. हो गया, सबने लिखा. अभी कंपैरिजन बता रहा हूं. तो सारे थियरीज का कंपैरिजन ये निकला है कि देखो जितने भी आर्हेनियस एसिड है वो सब के सब ब्रोंस्टेड एसिड भी है. क्यों? क्योंकि दोनों का एसिड का डेफिनेशन सेम है. सिर्फ इतना है कि आर्हेनियस बोलता है एक्वियस मीडियम, उसने एक्वियस मीडियम नहीं बोला, बट दोनों ने प्रोटॉन को अपना एसिड का डेफिनेशन बनाया. तो इस हिसाब से अपन क्लियरली लिख सकते हैं ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर आल्सो ब्रोंस्टेड एसिड्स. व्हाट अबाउट आर्हेनियस बेस एंड ब्रोंस्टेड बेस? नो, ये कभी सेम नहीं हो सकते क्योंकि आर्हेनियस का जो बेस है उसका डेफिनेशन है कि OH माइनस देना चाहिए, जबकि ब्रोंस्टेड लॉरी बोलता है कि बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. तो ये कभी मैच नहीं करेगा. मतलब आर्हेनियस बेस कैन नेवर बी अ ब्रोंस्टेड बेस और ब्रोंस्टेड बेस कैन नेवर बी एन आर्हेनियस बेस.
अच्छा, अब तीसरा जो चीज हमको समझ में आई कि जितने भी ब्रॉन्स्टेड क्या बोलते हैं एसिड्स हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स और जो लुईस एसिड्स है, इनको कंपेयर कर सकते हैं क्या? ब्रॉन्स्टेड एसिड और लुईस एसिड अलग डेफिनेशन है। ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलता है कि प्रोटॉन डोनर, लुईस एसिड बोलता है क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। पूरा डेफिनेशन ही अलग है। वो प्रोटॉन की बात कर रहा है उधर और ये इलेक्ट्रॉन लेने की बात कर रहा है, बराबर है। लेकिन अगर आप ब्रॉन्स्टेड बेस और लुईस बेस को कंपेयर करो तो जो ब्रॉन्स्टेड बेस है वो लुईस बेस हो सकता है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड का बेस बोलता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, बराबर है, और लुईस का बेस बोलता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये दोनों मैच कर रहे थे अमोनिया के केस में, क्योंकि अमोनिया प्रोटॉन लेता भी है और अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट भी करता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जितने भी ब्रॉन्स्टेड के बेस है दे कैन बी लुईस बेसिस, है ना। इसको लिख लेंगे अपन, 4-5 पॉइंट में लिख के देता हूं, तो इसे समझ लेना कि कंपैरिजन में हमको क्या चीज समझी है कि जितने भी आर्हेनियस एसिड है वो लुईस सॉरी वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं, और जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेस है वो लुईस बेस भी हो सकते हैं, बट बाकी कोई डेफिनेशन मैच नहीं करता है। तो कंपैरिजन अपन लिखने वाले हैं, तो इसको लिख दो कंपैरिजन ऑफ थियरीज ऑफ एक 4 पॉइंट में लिख रहा हूं, इसमें तुम्हारे बुक में शायद दिया होगा। पहला लिखो ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर ऑल्सो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। दूसरा, arrhenius bases may not be Bronsted base. तीसरा, all Bronsted bases are also Lewis bases. All Bronsted acids are not Lewis acids. दो पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं देखो, ये वाला, ये थर्ड वाला पॉइंट, क्योंकि जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेसेस होते हैं वो लुईस बेस भी होते हैं, और पहला वाला जितने भी आर्हेनियस एसिड्स हैं वो सब
Arrhenius acids are also Bronsted acids. ब्रॉन्स्टेड बेस और लुइस बेस ये सेम है. हाँ, सारे ब्रॉन्स्टेड बेस, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड लुइस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो वो सेम डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन अलग है बट नेचर उनका दोनों दिखाता है. और आर्हेनियस एसिड और बेस में तो डेफिनेशन ही सेम हो गया, बिकॉज दोनों ने प्रोटॉन के सोर्स की बात की है कि हर वो सब्सटेंस जो सोर्स ऑफ प्रोटॉन है वो एसिड होता है. ठीक है, तो वही मैंने लिखा है लास्ट में. कंक्लूजन क्या निकला पूरी थियरी से? नो सिंगल थियरी इज एप्लीकेबल टू ऑल एसिड्स एंड बेसेस, है ना. हर एक सब्सटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थियरी लग रहा है. तो इसलिए अपन ने इसमें से जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ज्यादातर एसिड और बेस पे एप्लीकेबल है, वो आर्हेनियस का थियरी है. तो हम लोग आर्हेनियस के थियरी को कॉमनली यूज करते हैं. इसका फोन है साइलेंट नहीं किया किसका? अब इतना जोर से पढ़ रहा है, तेरा ही है. तू साइलेंट पे नहीं किया. नहीं है साइलेंट पे. साइलेंट पे नहीं है. बट मेरे को बताओ, एयरप्लेन मोड पे है, फिर भी कॉल आया, वाईफाई चालू है. रिलायबल का पासवर्ड मिला है. वाईफाई ऑन. अभी आज ही पासवर्ड चेंज करवाता हूँ. किसने दिया तुमको पासवर्ड? हाँ पता है ना, तो बस आज चेंज हो जाएगा. फाइनली कल मिला था. मतलब पब्लिक को देखो, हाँ वाईफाई का पासवर्ड चोरी करने में मजा आता है. मतलब उसको अचीवमेंट मानते हैं, अरे मेरे को क्लास का वाईफाई पता है. हाँ, टेस्ट देने के लिए. हो गया लिख के. तो एसिड और बेस का थियरी, चुप बैठो. एसिड और बेस का थियरी कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद जो भी अभी हमने पढ़ा है, अभी इसको अपन यूज करने वाले सारे टॉपिक्स में. तो अगला जो टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा ही पॉइंट है. 1 बजे तक. चलो अभी ध्यान दो. डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ वीक एसिड्स ओके ध्यान दो. ये वाला कॉन्सेप्ट इस पे न्यूमेरिकल आएगा, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने में काम आता है. अभी जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट. बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है.
ठीक है, क्या है ये? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हमको वीक एसिड्स के लिए लिखना है ना, तो इट इज के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज के ए इज फॉर एसिड। और सेम अगर बेस के लिए लिखना है, इट इज के बी, के ए एंड के बी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में। जो अभी मेरे को एक पॉइंट लिखा था लिमिटेशंस में था कि लुइस का थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वो इसी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन होता है, के ए के बी से स्ट्रेंथ पता चलता है। अभी आपके सामने दो वीक एसिड है, तो दो वीक एसिड में से तो कोई एक स्ट्रांग होगा ना, तो वो स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा? ये के ए और के बी के वैल्यू से, उसको सिखाना है मुझे, बहुत ईजी है ये। हम लोग पहले क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग है ना वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए क्यों नहीं है? इक्विलिब्रियम आने नहीं वाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना ये लोग, तो अपने को तो इक्विलिब्रियम चाहिए, तो वीक एसिड और वीक बेस चाहिए। अब वीक एसिड में हम लोग क्या करते हैं, एक वीक एसिड कंसीडर करते हैं, जो उस पूरे चैप्टर में मैं बहुत बार लूंगा, याद रखना, ठीक है? कंसीडर अ वीक एसिड HA। हाँ, ये एक जनरल एसिड है, कोई एसिड नहीं है, H है ना उसमें प्रोटॉन, वो याद रखो। A इज योर एनायन, ठीक है? डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस आयंस, ठीक है? अब क्या आयन प्रोड्यूस करेगा, ध्यान दो। अब अगर मेरे पास HA है, ये जब डिसोसिएट होगा वाटर में, तो ये देगा H प्लस, बराबर है कि नहीं? एक्वियस लिख दो यहां पे, तो तुमको समझ जाएगा कि एक्वियस मीडियम में लिया था। अब देयर इज एन इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब इक्विलिब्रियम है यहां पे, तो इक्विलिब्रियम का एक लॉ होता है, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या लॉ है भाई केमिकल इक्विलिब्रियम का? ध्यान से सुनो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू concentration of products upon concentration of reactants। बस इसको K के जगह पे KA लिख देंगे, ठीक है? K के जगह पे उसको KA लिख देंगे, तो जो आपका KA है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। और कभी कभी है ना, यही सेम वर्ड को ऐसा भी लिखा जाता है पेपर में, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है? देखो कुछ अभी इसके अंदर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये मैं आगे के ऑर्गेनिक को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं, इसको ध्यान देना। इधर पे देखो Ka का वैल्यू जो है, ये एसिड से रिलेटेड है, और एसिड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पे। सिंपल, आप इतना समझ लो कि अगर आपके सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब आपका एसिड बहुत स्ट्रांग है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका Ka का वैल्यू भी हाई रहेगा, बराबर है? मतलब Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब आप समझो H प्लस हाई आने के पीछे डिसोसिएशन ज्यादा होना चाहिए। Ka का वैल्यू कब ज्यादा आएगा? जब ज्यादा डिसोसिएशन होगा। ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस होंगे, एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है? तो Ka का वैल्यू जितना हाई रहेगा, उतना H प्लस आपका ज्यादा आएगा। इसका मतलब आपका एसिड कैसा रहेगा? हाँ, एसिड स्ट्रॉन्गर रहेगा, ये समझ लो। ये आपको Ka का वैल्यू है ना, ये सब जो वैल्यू है ना, ये एग्जाम में देते हैं हमारे को, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। ये ज्यादा, ये सब वैल्यू किसी को याद नहीं थोड़ी रहता है Ka का वैल्यू, बट ये गिवन होगा ना तो आप स्ट्रेंथ पहचान लोगे, ठीक है? अच्छा, अब इससे समझा कि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका Ka का वैल्यू बहुत लो है, बहुत लो वैल्यू है,
इसका मतलब डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है, क्योंकि डिसोसिएशन कम होगा तभी H प्लस कम आएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम तो वो वीकर एसिड रहेगा। समझा? इसके लिए Ka अपन कैलकुलेट करते हैं बहुत सारे एसिड्स का। हाँ, इधर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना उसके लिए बता देता हूं कि Ka फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी लार्ज वैल्यूज। याद रखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए Ka का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े वैल्यूज आते हैं 10⁵, 10⁵, ऐसा। तो ये इतना बड़ा वैल्यू आने का मतलब है कि 100% डिसोसिएशन है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं ना कभी। पढ़ना नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ, वेरी लार्ज वैल्यूज है, वो कभी देंगे नहीं ना, वेरी लार्ज लिख देंगे वहां पे। हाँ, स्ट्रेंथ कंपेयर करना पड़ता है, दो वीक है तो दोनों वीक में से एक कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा रिलेटिवली, तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करने के काम आता है। हाँ, जिसका, हाँ इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है वो भी वीक, बट कंपैरेटिव टू दैट इट इज स्ट्रॉन्गर, ऐसा तो वैल्यू कंपेयर करते हैं। हो गया ये? चलो लास्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है अभी वीक बेस के लिए। अभी बेस के लिए देखो क्या लिखना है, कंसीडर अ वीक बेस। हाँ, इस चैप्टर में ना ये बेस मैं बार बार यूज करूंगा, BOH, ऐसी जनरल है, कोई बेस नहीं है, ये जनरल एक टर्म है, BOH अपन लिख रहे क्योंकि उसमें OH ग्रुप है ना। तो अभी आप तुम खुद ही सोच लो हम कौन सा थ्योरी फॉलो कर रहे हैं इधर, आर्हेनियस, बिकॉज हमने ऐसा बेस लिया है जिसमें OH है ना, इसलिए मैंने बोला कि जो मोस्ट कॉमनली यूज थ्योरी है वो आर्हेनियस ही है। तो कंसीडर अ वीक बेस BOH डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस आयंस। ठीक है, अब ये भाई देखो, इसको अगर अपन पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो ये अपने को कौन से दो आयन देगा, ये देगा B+ एंड उसके साथ OH-। ओके, B+ मतलब कोई कैटायन होगा ना, कोई अगर बेस ले, अभी जैसे NaOH लेता है यहाँ पे, तो Na+ के साथ OH-, तो B की जगह अपन कुछ भी ले सकते हैं, Na+, K+, Mg2+, है ना, B इज अ जनरल टर्म। अब इसके पास भी इक्विलिब्रियम आ गया, तो अगेन अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ के हिसाब से वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट इधर Ka नहीं आएगा, Kb लिखना इधर। ठीक है, और देखो Kb का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, OH- और Kb का रिलेशन, बेस है ना, बेस में H+ का है, OH- आएगा। इसका मतलब हमको क्या समझ रहा है यहाँ पे, हमको ये समझ रहा है कि अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आपके सोल्यूशन में, इसका मतलब Kb का वैल्यू भी हाई है, और Kb, हाँ मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। समझा? क्योंकि आपका Kb भी आप चेक कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, हाँ, तो जितना ज्यादा OH- ज्यादा कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। अबे फॉरवर्ड में जाएगा तभी तो OH- बढ़ेगा, तो फॉरवर्ड में जाने के लिए ज्यादा डिसोसिएशन होना चाहिए, तो Kb का वैल्यू भी बढ़ने लगेगा, बराबर है कि नहीं, क्योंकि अगर OH- बढ़ेगा तो B+ भी तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ने लगेगा, तो न्यूमरेटर का वैल्यू जब बढ़ेगा तो इसका मतलब Kb का वैल्यू हाइयर आएगा, और Kb जितना हाइयर आएगा उतना बेस आपका स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो Kb को, Kb जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ
वीक बेस, और इसको बोलते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। बेस